अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका बर्थ 1990 के पहले हुआ है, 1990 से पहले है? इसका मतलब 40-50% है। और 1990 से पहले कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में काम किया था 1990 से पहले? 90 के बाद नहीं, मतलब जिनका, इनमें से किसी ने भी नहीं। मैं 1971 का प्रोडक्ट हूं, मॉडल हूं। 1971, वो भी दिसंबर का। यदि 15 दिन और हो जाते तो शायद मैं नया मॉडल का, जैसे गाड़ियां होती है ना नए मॉडल की, वैसे कुछ होता। तो अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पर काम किया था? ओहो, अच्छा, जिन्होंने हर्षद मेहता के टाइम पे, जिनकी एज 18 साल से ऊपर थी, इतने कितने लोग हैं? मतलब जितने लोग उस समय थे, मतलब मेजर थे, उन सब ने स्टॉक मार्केट में काम किया है। लेकिन वो बाकी लोग कहाँ गए जो हर्षद मेहता के टाइम पर थे, स्टॉक मार्केट में काम भी किया, लेकिन आज क्यों नहीं है वो लोग? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि वो आज तक अपने बच्चों को भी कहते हैं, बेटा कहीं भी चले जाना, स्टॉक मार्केट में मत जाना। रीजन? एक्सपीरियंस। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वही हम बच्चों को बताते हैं और वही हम उसी से हम लर्निंग करते हैं। और मैं 1984 से थोड़ा थोड़ा, 83-84 से भी थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट को सुनता आ रहा हूं, और 1988 के बाद से कंप्लीटली स्टॉक मार्केट पे हूं। जरा सोचिए, 1983-84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, वो पहला टाइम था जब 15 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बंद कर दिया गया। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि 15 दिन, सोचो, छोड़िए 15 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए? एक बार जीरोधा के कुछ मैटर हो गया था, या एक बार एनएससी का कोई मैटर हो गया था, जिसमें आपको 10 शायद 1-2 घंटे के लिए बाजार बंद हुआ। कितना हाई तौबा मच गई थी। 15 दिन के लिए बाजार बंद। बताओ कैसी फीलिंग आ रही होगी, 15 दिन मार्केट बंद। ऐसा हुआ है। और फिर राजीव गांधी की डेथ हुई, उस समय भी बहुत बाजार काफी वोलेटाइल रहा था। ये वो टाइम था जिसकी बहुत कम लोग बात करते हैं। फिर 1988, 89 के बाद में, 89 और 90 के बाद में तो ये मान के चलिए हर्षद मेहता का दौर चला, और 92 तक, यानी कि मार्च के आते आते बाजार में टॉप बनाया, जो 4546 क्या था ये, सेंसेक्स, 4500 सेंसेक्स। और उसके बाद में 1992 के बाद में 2003 में सेंसेक्स, मालूम है आपको क्या था? लेस देन 3000। मैं सेंसेक्स की बात करता हूं 2003 की। तो कितना लंबा पीरियड था कि सेंसेक्स ने रिटर्न नहीं दिया। लेकिन उस बीच में सन 2000 में एक तेजी जरूर आई थी। कैसी तेजी? आईटी वाली तेजी, जहां सेंसेक्स एक बार 6000 प्लस चला गया था, लेकिन उसके बाद में क्रैश हुआ। उस पीरियड में ऑल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स नहीं चले थे, सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स चले थे। ये सब पता है, इतना तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ना। और फिर 92 हर्षद मेहता वाली मूवी मैंने नहीं देखी आज तक, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या देखना है यार, ये तो सब लाइव देखा था हमने। जब हर्षद मेहता इस तरह से कार में खड़े होते थे, वो कोर्ट में जाते थे, पेशी होती थी, ईटी में आया करता था, वो सब देखा है। खैर, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने जो पैसा हर्षद मेहता के टाइम पे कमाया, यानी कि 1992 मार्च तक कमाया, उससे ज्यादा पैसा कमाया 1993 में। आप कहेंगे ऐसा क्यों, जबकि वो साल कोई तेजी का साल नहीं था। इंडेक्स जरूर उस समय तेजी हुई थी, लेकिन बाजार में, जनरल मार्केट में तेजी नहीं थी। यानी कि जैसा आज हम फील कर रहे हैं ना, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? बाजार बढ़ रहा है, हमारा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है। वही 1993 में हुआ था कि सेंसेक्स तो अगेन 4400 आ गया था, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं बढ़े थे। अच्छा, आप बता, आप सब लोग या हम सब लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए? टू मेक मनी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, और लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। कुल मिला के बॉटम लाइन ये है कि पैसा कमाना है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के ऐसा ऑब्जेक्ट है कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, वो भी सिर्फ ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करके? आज मैं दिन में यहाँ था तो मुझे कुछ लोग मिले थे कि आप मुझे कोई स्ट्रेटेजी बताइए फ्यूचर ऑप्शन की। मैंने कहा भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है स्टॉक मार्केट में? क्या पैसा कमाना है या स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में पैसा कमाना है? क्या ऑब्जेक्ट है?
मेक मनी, या स्टॉक मार्केट में ऑप्शन के थ्रू ही पैसा कमाना, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर हम क्यों ज़्यादा ऑप्शन की तरफ जाते हैं? हम ऑप्शन की तरफ क्यों जाते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर कट ये है कि हमें पैसा कमाना है और स्टॉक मार्केट में कमाना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम पैसा अर्न कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे रिलायंस के स्टॉक में पैसा कमाना है, मुझे इन्फोसिस में पैसा कमाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में ही कमाना है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग में कराना है। जैसे पैसा आता है वैसे पैसा कमाना है। पैसा कैसे आता है? कुछ लोग अलग अलग तरह की ट्रेडिंग करते हैं। क्या क्या तरह की ट्रेडिंग हो सकती है हमारे पास? स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बीटीएसटी और ऑप्शन, एल्गो और बहुत सारी ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन ये जितने भी इंग्लिश के नाम आपने बताए हैं, ये सब हमने सीखा कहां से? वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में मुश्किल से 4-5 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने पैसा बना के दिया है। उसमें से 2 मेजर कंट्रीज हैं जो बड़ी कंट्रीज हैं, या तो यूएस मान लीजिए या इंडिया मान लीजिए। यदि इन 2 ने पैसा अर्न करके दिया है, तो हमने लिटरेचर जो पढ़ा है वो सबसे ज्यादा कहां का पढ़ा है? यूएस का। वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफेट साहब। वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर कौन है? मार्क मिनर्विनी। वर्ल्ड का बेस्ट क्वांट ट्रेडर कौन है? द मैन हु सोल्ड द मार्केट। नाम सुना है? गूगल करिए एक बार। यदि ये बेस्ट ट्रेडर हैं, तो आप ये सोचिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट, जिन्होंने पिछले सालों में 50 सालों में 12% सीएजीआर रिटर्न दिया है, इंडियन मार्केट में पिछले 35 ईयर्स में 17% सीएजीआर रिटर्न दिया है? यहां के बेस्ट इन्वेस्टर तो हमें पता है, लेकिन वो मार्केट जो 1989, जापान का मार्केट, चाइना के मार्केट, जिन्होंने 1989 का 39,000 इंडेक्स, आज यानी कि एक साल पहले 2024-25 तक भी 39,000 था। एक पूरी जनरेशन निकल गई है जिसने कोई रिटर्न अर्न नहीं किया। क्या वहां का कोई बेस्ट इन्वेस्टर था? क्या वहां का कोई बेस्ट इन्वेस्टर तो होगा ना, जिसने ऐसे बाजार में रिटर्न जनरेट किया हो जहां 0 रिटर्न हो। कभी पता लगा आपको? गूगल करके देखिए ना, हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ जापान। कभी आपने सुना यूरोप का बेस्ट इन्वेस्टर, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट इन्वेस्टर? क्यों नहीं है? वहां का भी कोई बेस्ट इन्वेस्टर होगा ना। क्योंकि हम ज्यादातर लिटरेचर यूएस का पढ़ते हैं और उसे ही फॉलो करते हैं। तो हमारी जो भी इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग स्टाइल है, वो कौन सी स्टाइल है? जो हम यूएस का देखते हैं। और यही रीजन है कि हम सिर्फ उनको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ कई लोग गुजरात से आए हुए हैं। मेरे गुजरात के भाई लोग एक बात जानते हैं, वो चाहे बाजार में तेजी हो या मंदी हो, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं। एक ही चीज जानते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। वो कैसे पैसा कमाते हैं? उनको एक बात पता है कि आज के दिन इंडिया में 79,000 कंपनीज ऐसी हैं जो आईपीओ रेडी हैं, आईपीओ आने के लिए तैयार हैं। अभी से लेकर, आज से लेकर 31 मार्च तक 200 कंपनीज ऐसी हैं जिनका आईपीओ आ जाएगा, और उन 200 में से 120 कंपनीज ऐसी हैं जो माइक्रो कैप या एसएमई आईपीओ आने वाला है। ठीक है, ये तो डेटा है, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने सुन लिया। लेकिन इनसे हमारा बेनिफिट क्या होगा? क्यों ना हम वो इन्वेस्टिंग स्टाइल यूज करें जो गुजरात के लोग यूज करते हैं, जो मारवाड़ी लोग यूज करते हैं, और वो किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि जो लोग पैसा कमा रहा है वो लास्ट काम करेगा कि आपको बताएगा कि मैं पैसा कैसे कमा रहा हूं। वॉरेन बफेट साहब ने इस इन्वेस्टिंग स्टाइल आप जानते हैं? क्या वॉरेन बफेट ने एक भी बुक लिखी है कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूं? बताइए आप मुझे। नहीं। किसने लिखी है बुक? लोगों ने लिखी है। चार्ली मंगल ने लिखी है, लोगों ने लिखी है कि बफेट साहब कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने आके नहीं बताया, वो पैसा बनाने में बिजी हैं। तो ऐसे ही जो पैसा कमा रहा है वो आपको नहीं बताएगा कि मैं पैसा कैसे कमा रहा हूं। लेकिन पहली बार, चूंकि आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपको वो सीक्रेट रिवील कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं आईपीओ इन्वेस्टर। जो हमें फॉलो करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को पता है कि आईपीओ इन्वेस्टर क्या होता है। आप कहेंगे यार ये तो क्या रोजाना हम करते हैं, कई बार आईपीओ आते हैं, 200 आईपीओ आएंगे, 20 अच्छे आईपीओ आएंगे, हम भी लगा देंगे, और उसमें से टाटा, बिरला या अच्छे नाम जो भी होंगे अच्छे लगा देंगे। आया अलॉटमेंट ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। यही तो होता है, यही होता है ना। लेकिन क्या ये सही तरीका है आईपीओ इन्वेस्टिंग का, या इससे बढ़िया भी कोई प्रोफेशनल तरीका हो सकता है?
मैं कहता हूं कि आपको आईपीओ इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टर को 4 तरह के डिसीजन लेने होते हैं। व्हाट टू बाय, आपको क्या डिसाइड करना होता है जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, 4 ही चीज डिसाइड करनी है। और आपको क्या लगता है कि हम डिसीजन लेते हैं तो राइट ज्यादा लेते हैं या रॉन्ग ज्यादा लेते हैं? अच्छा, वॉरेन बफेट से ज्यादा रिटर्न किसने दिया है? द मैन हु सोल्ड द मार्केट। आपने जानते हो नाम उसका? क्या नाम है? जिम साइमंस। इनका 1988 से लेकर 2024 तक का सीएजीआर रिटर्न है 66%। कितना है? 66%। कितने लोगों को पता है ये बात? नहीं पता। क्यों नहीं जानते लोग इनके बारे में इतना? क्योंकि ये कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं चलाते हैं, बल्कि क्वांट फंड मैनेज करते हैं। और 27% इनकी कंसल्टेंसी फीस है। अपने क्लाइंट को इन्होंने 39% सीजीआर रिटर्न दिया है। आपको क्या लगता है जिसने 66% रिटर्न अर्न किया होगा वो तो 90%, 100% राइट ही होता होगा ना? आपको क्या लगता है कितने परसेंट ट्रेड्स में वो राइट होते हैं? सिर्फ 30% राइट। 90% हो सकते हैं ना? जिसने 66% सीएजीआर रिटर्न सिंस 1988 अर्न किया हो वो कितने परसेंट राइट होगा? 90%। 51%, 52% एक्चुअल डेटा ये कहता है। यानी कि जब इतना बेस्ट रिटर्न जनरेट करने वाला भी यदि 50% ही राइट हो रहा है, हम भी उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब हमें 4 डिसीजन लेना है, व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो हम कितने राइट करेंगे, कितने रॉन्ग करेंगे? 50% राइट करेंगे और 50% रॉन्ग करेंगे। और जब 50% राइट और रॉन्ग करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो में, मैं आप सभी का पोर्टफोलियो पूछना चाहता हूं, कितने स्टॉक ऐसे हैं जो लॉस में है और कितने स्टॉक ऐसे हैं जो प्रॉफिट में है? आपके पोर्टफोलियो में 70% से ज्यादा स्टॉक प्रॉफिट में है, वो हाथ रेज करेंगे। आखिर क्या रीजन है? मुश्किल से 10 लोग हैं। इसका मतलब कि हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादातर लूजर्स हैं और लूजर्स को हम लेके बैठते हैं। क्यों लेके बैठते हैं लूजर्स को? क्योंकि ये तो ऐसा बात होगी ना कि एक बच्चे ने, आपके किसी दोस्त के एक बच्चे ने सीए किया है, एक बच्चे ने बीकॉम किया है, दोनों की जॉब लगी 25,000 रुपए की। 1 साल बाद में उनकी जॉब की सीए की जॉब जो बढ़ के 25,000 की जगह 50,000 हो गई, और बीकॉम ग्रेजुएट की जॉब जो है 25,000 वाली 30,000 होती है। आप क्या करेंगे? सीए ने तो पैसा डबल कर दिया, इसको तो बेच दो, बीकॉम को रखो, क्योंकि ये भी अगले साल कभी तो 50,000 होगा। ऐसा करते हैं कि हम लोग? अच्छा, एक नालायक है, एक लायक बेटा है आपके किसी दोस्त का, ठीक है? एक दिन आपको फोन पे पता लगता है कि आज उसने एक बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। बताइए आप वो कौन सा बच्चा होगा? नालायक। और जब हमारे पोर्टफोलियो में एक लायक स्टॉक होता है, एक नालायक स्टॉक होता है, हम किसको बाहर निकालते हैं? आपके क्यों भाई, क्यों निकालते हैं भाई? हम में से ज्यादातर के पोर्टफोलियो लॉस में है। इसका मेजर रीजन यही हो गया कि हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं वो क्या प्रोसेस है कि जिससे हम ज्यादा बेटर रिटर्न निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आईपीओ इन्वेस्टिंग। अब आईपीओ इन्वेस्टिंग में हम डिसाइड करना होता है व्हाट टू बाय, क्या बाई करेंगे हम? जो आईपीओ आएगा वही तो बाई करेंगे। एक डिसीजन हो गया। हाउ मच टू बाय, हमारे पास तो 2 लाख रुपए है, 5 नाम से एप्लीकेशन लगाते हैं, 10 लाख रुपए है, कितना बाई कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 लाख। एक और डिसीजन हो गया। व्हेन टू बाय, भाई जब आईपीओ आएगा तभी तो लगा पाएंगे, और जब आईपीओ नहीं आएगा तो। ये 3 डिसीजन हो गए। मतलब हम 3 मिस्टेक तो नहीं कर सकते। और चौथा मिस्टेक क्या हो गया? इसमें एक मिस्टेक कर सकता है व्हाट टू बाय, कि ठीक है वो भी 10-20%, 80% केसेस में या 70% केसेस में आईपीओ पॉजिटिव लिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमारी वो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी अगेन कम हो गई। अब रहा एक ही डिसीजन, व्हेन टू सेल। और व्हेन टू सेल के लिए आपको पता है हमें क्या करना है? क्या करना है? रूल ऑफ 15 एंड रूल ऑफ 5। कितने लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में? तो रूल ऑफ 15 हमें ये कहता है कि आईपीओ को लिस्टिंग के टाइम पर पहले 15 मिनट में सेल करना है, यदि मेन बोर्ड का आईपीओ है तो। यानी कि हमें कब एग्जिट करना है ये हमें पता लग गया, क्लियर कट। कोई डाउट? हमारा टारगेट ये होना चाहिए पहले 15 मिनट का वेटेड एवरेज जो है उससे ऊपर बेच पाए। यदि हम अच्छा कर पाए तो शायद ऊपर बेच पाएंगे, अदरवाइज नीचे बेच लेंगे, लेकिन बेचना पहले 15 मिनट में। ये तो हो गया रूल ऑफ 15। रूल ऑफ 5 क्या है?
यदि हम एसएमई आईपीओ लगाते हैं, यदि हम एसएमई आईपीओ लगाते हैं तो लिस्टिंग के 5 दिन के अंदर अंदर बेचना है। यहां 5 दिन क्यों दिया गया है? रीजन कि कई बार लिस्टिंग ऐसी हो जाती है कि लिस्टिंग के बाद में वो बायर सर्किट या सेलर सर्किट में चलता है स्टॉक, तो हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यदि वो बायर सर्किट में चलता है तो हम सोचते हैं यार अभी तो और बढ़ेगा, तो हम होल्ड करते हैं, और यदि सेलर सर्किट में चलता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है होल्ड करने के अलावा। यदि बायर सर्किट में चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे? 2.5 दिन का, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली वो थर्ड डे अपॉर्चुनिटी शायद खुल जाएगा तो हम उसको थर्ड डे एग्जिट करेंगे, न कि सेकेंड डे की बायर पे चल रहा है। और यदि लोअर पे चल रहा होगा तो हम वेट करेंगे 5 दिन तक, जब दोनों तरफ के भाव नजर आने लग जाएंगे तो हम एग्जिट करेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों तरह हमें एग्जिट निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या डिसीजन? कुछ नहीं। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल। यदि हमने व्हाट टू बाय डिसीजन गलत कर लिया तो भी हमारे पास 15 मिनट है एग्जिट करने की। लेकिन यहां भी लोग गलती क्या करते हैं? पंकज सर, मैसेज आ जाएगा मेरे पास, सर इसको होल्ड करें या, अरे यार मैं क्या बताऊं इसमें, मेरा तो डिसीजन फाइनल है, 15 मिनट, दैट्स ऑल। मुझसे पूछा जाता है कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता क्या करना है। कि साहब ये तो अच्छा लगता है, टाटा का स्टॉक है। क्या हुआ टाटा में? टॉप बन गया, जो ओपन वही टॉप। क्या हुआ? और हो सकता है कि वास्तव में वहां से बाजार बढ़ जाता। आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रख लो जहां 70% लॉस वाले स्टॉक्स हैं। मुझे नहीं पता क्या करना है। आईपीओ इन्वेस्टर को हो, आईपीओ को आपको इसी तरह से काम करना है। यहां तक क्लियर है ना? अब आप देते हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। जानते हैं आप लोग? आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि आईपीओ तो लगाते हैं। आज ही मैं मिल रहा था नीचे, सर मैंने आईपीओ लगाया, 15-20 आईपीओ लगाया, अलॉटमेंट नहीं आया, बंद कर दिया। मैंने कहा कितने नाम से लगाते हो? मेरी और वाइफ के नाम से, 2 नाम से लगाता हूँ। अलॉटमेंट कैसे आएगा साहब? इसके लिए हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ा सकते हैं हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इंडियंस हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने नाम से एप्लीकेशन लगाएं, स्पाउस के नाम से एप्लीकेशन लगाएं, 2 माइनर बच्चे हैं उनके नाम से एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, और एक एचयूएफ के नाम से एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। क्लियर है? अब ये कहेंगे एचयूएफ क्या होता है? माइनर के नाम से भी एप्लीकेशन लगती है क्या? हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कीजिएगा, वो आपका माइनर का अकाउंट ओपन करना सिखा देंगे। माइनर का अकाउंट ओपन करें और एप्लीकेशन लगा दें, लगाना स्टार्ट कर दें। इसे सीखा जा सकता है, या कुछ वीडियो मेरे या अनंत के देख के आप सीख सकते हैं। लेकिन ये 5 एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। ये आईपीओ इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको अपने रिलेटिव्स में अच्छी गुडविल बनाता है। कैसे? आप अपने बुआ जी को फ़ोन कर सकते हैं, बुआ जी के पास चले जाएं, चाचा जी के पास चले जाएं, मौसा जी, हमारे तो सब कुछ होते हैं, ताऊ जी। कभी बुआ जी के पास एक साड़ी ले जाएं, बुआ जी देखो आज आपके लिए साड़ी लेके आया हूँ, बुआ जी आज आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। और चौथी 5वीं बार जब जाएं, बुआ जी अब मैंने नया काम स्टार्ट किया है, आईपीओ इन्वेस्टर बन गया हूँ, क्या आपका नाम यूज कर लूँ? क्या पेन नंबर? आप तो यूज एप्लीकेशन लगाते नहीं हो, नाम यूज कर लो उनका। वो कहेंगे ठीक है, जैसे अलॉटमेंट आया एक और मिठाई का डब्बा उनके यहाँ पहुँचा दो। बुआ जी कहेंगे आजकल भतीजा बहुत अच्छा हो गया है, भतीजा बहुत अच्छा हो गया है। और जिस दिन बुआ जी खुश हो, क्या फूफा जी से भी बात करो ना, एक बार उनके नाम से भी लगा दूं एप्लीकेशन। एक ये क्या है, ये किसान क्या करता है, काश्तकार क्या करता है? आप जानते हैं खेती वेती के बारे में? वो क्या करता है? खेती करता है, क्रॉप आती है, उसको बेचता है और आगे चल पड़ता है ना। एक साल में वो स्ट्रेटेजी बनाता है। उसको क्या क्या चाहिए खेती करने के लिए? जमीन चाहिए, लाइट, पानी, देन नॉलेज क्रॉप के बारे में, और स्ट्रेटेजी कि एक साल में 2 क्रॉप करनी है या 3 क्रॉप करनी है। बस वही काम हमें आईपीओ इन्वेस्टिंग में करना है। क्या? हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और हमारे पास यदि डीमेट अकाउंट कम है तो हम जैसे वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुझे पता नहीं, जपाई पर खेत ले लेते हैं ना कि 10,000 रुपये बीघा दूंगा मैं तुम्हें, और यहाँ पूरी मेहनत मैं करूँगा, क्रॉप भी मैं डालूंगा, बीज भी मैं डालूंगा, पानी भी मैं डालूंगा। वैसा ही कुछ आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। बस वो जपाई पे अपने कुछ डीमेट अकाउंट ले लो, और आपके इस बहाने आपके अपने रिलेटिव से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे।
आप उनको कुछ कमा के दोगे तो अच्छे तो होंगे ही ना। अब वो जो खेती करता है वो क्या करता है, माल कब बेचता है, इस बार गेहूं में तेजी लग रही है ऐसा सोचता है क्या वो तो बेच देता है, फिर दूसरी क्रॉप तैयार करता है। हमें क्या करना है, हमें भी वही करना है, बस यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। तो डीमेट अकाउंट खोल लिया आपने, डीमेट अकाउंट में 10, 15, 20 एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब नया क्वेश्चन आता है कि राइट स्ट्रेटजी या राइट कैटेगरी सेलेक्ट करना। कैटेगरी सेलेक्ट करने के तीन कैटेगरीज है, आपको मालूम है, रिटेल, HNIs एंड बिग HNIs। रिटेल इन्वेस्टर मतलब 15,000 से लेके 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाना, वो आप लगा सकते हैं। स्मॉल HNI 2 लाख से 10 लाख तक की एप्लीकेशन, और बिग HNI 10 लाख एंड अबव की एप्लीकेशन। एज पर नॉर्म्स, यदि कोई इश्यू मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जिस कैटेगरी में एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसकी मिनिमम एप्लीकेशन आपको लगानी है, यानी कि 15,000, 2 लाख या 10 लाख, दैट्स ऑल। यदि आप 60,000 की, 1 लाख की एप्लीकेशन लगाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, यदि इश्यू मल्टीपल टाइम हो रहा है तो। हाँ, यदि 60,000 की एप्लीकेशन लगा रही है तो आप 15-15 की 4 लगाएंगे या 15-15 की 20 एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएगा। अब आपने ये सब कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, बस आप खेती करते जाइए और इश्यू बेचते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बार बार मेरे से पूछा जा रहा है, यहां भी बताया गया कि इन सेंसेक्स ने, निफ्टी ने 40 साल में 17% CAGR रिटर्न दिया, 17%। S&P ने कितना दिया, 12%। पिछले 10 साल में निफ्टी सेंसेक्स ने 12% का रिटर्न दिया है, 10 साल में। 40 साल, 35 साल में दिया है 17% का, पिछले 20 साल में कितना दिया है, 10-12% का रिटर्न दिया है। और आपको FD में कितना मिलता है, 7%। हम लोग कितने खुश होते हैं यदि FD होती है तो। रियल सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमारे पास FD होती है तो। कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि हमारी FD जो 7% रिटर्न लेके आ रही है, वो 7 के अलावा 7 और एक्स्ट्रा लिया है बस, या 5 और एक्स्ट्रा लिया है, क्या आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करोगे? ऐसा ही कुछ हम बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको FD करानी है, और अभी अभी एक नया, पिछले 1 साल से एक नई कैटेगरी स्टार्ट हो गई है, लिंक्ड FD की। यानी कि आप अपनी FD करवाकर उससे एप्लीकेशन लगा सकते हो। यानी कि एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी कि आजबा को यूज कर सकते हो। अब आपकी FD उसमें टूटेगी नहीं। आप में से जब बैंक में जाके आप ये कहेंगे, कुछ लोग अभी मुझे कह रहे थे कि सर अभी भी वो बैंक नहीं करती है, बैंक स्वीप इन FD करती है। यदि आप ये करोगे, बैंक को जाके आपको कहना है मुझे स्वीप इन नहीं करनी है, मुझे लिंक्ड FD बनानी है, मुझे लिंक्ड FD बनानी है, और जो लिंक्ड FD होगी उसमें आपकी FD ब्रेक नहीं होगी। जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे वो FD ही लीन हो जाएगी, FD ब्रेक नहीं होगी। और जब ब्रेक नहीं होगी तो आपकी FD तो 7% रिटर्न जनरेट कर रही है, और साथ में 5% एडिशनल रिटर्न आप IPO में लेके आ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? हम में से सब लोग के पास FD होती है, या पेरेंट्स के पास तो FD होती है, लेकिन क्या रीजन है कि वो FD होने के बाद भी 5% एडिशनल रिटर्न निकालने की कोशिश नहीं करते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या रीजन है कि FD पे 5% एडिशनल निकालने की कोशिश नहीं करते? आपने कभी सुना होगा ना कि मेरे पापा को ये पास वाला फ्लैट, पास वाली जमीन मिल रही थी 2 लाख रुपए में, उनके पास उस समय 5-7 लाख की FD भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, आज 2 करोड़ का हो गया है। सुना है ना ऐसा? क्यों नहीं लिया उन्होंने? लैक ऑफ नॉलेज, कि उनको इस बात का नॉलेज नहीं था कि शायद ये भी 2 करोड़ की हो सकती है। द सेम वे आज लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी FD हमारे लिए एडिशनल 5% का रिटर्न लेके आ सकती है। यदि ये पता हो जाए तो शायद हम करने लग जाएं। आज आपको तो पता है, आप तो लगा सकते हैं, तो क्यों ना हम इस काम को प्रोफेशनली करना स्टार्ट कर दें। ये बात क्लियर है ना आपको? जैसे यस बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ये इस तरह की FDs प्रोवाइड कर रही है, और भी कुछ कर रही होगी। आपको अपने बैंक में जाके बात करना है, और जब भी आप बात करेंगे वो आपको एक ही बात कहेंगे, स्वीप इन कर देता हूं। आपको स्वीप इन नहीं करानी है, आपको स्वीप इन नहीं करानी है, आपको करना है लिंक्ड FD ब्रेक नहीं होनी चाहिए। यदि अलॉटमेंट आया तो आपके, यदि सेविंग अकाउंट में पैसा होगा तो पैसा उड़ जाएगा, और यदि सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो
उस अमाउंट तक, यानी कि 15,000 रुपये का अलॉटमेंट आया, 15,000 रुपये आपकी एफडी ब्रेक होगी, दैट्स ऑल। देखो एसएमई आईपीओ भी यही है तरीका, रूल ऑफ 5 यूज करना है हमें, दैट्स ऑल, इसके अलावा क्या है। डेफिनेटली यस, जब यदि आपकी रीजनेबल कैपिटल है, एसएमई आईपीओ, अच्छे एसएमई आईपीओ आते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और रूल ऑफ 5 को यूज करते हुए एग्जिट करना होगा, दैट्स ऑल। तो ये सारी बातें तो हो गई जो आईपीओ से रिलेटेड, जो मैं आपसे करना चाह रहा था। अब एक बात करते हैं, आपको लगता है होगा या नहीं होगा? यदि आपको लगता है कि कभी 20-30% का करेक्शन आ सकता है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ आपके लिए है। और यदि लगता है कि नहीं नहीं आ सकता, ये तो ऐसे ही 20% सीजा रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में आ रहा है, 20% दे रहा है और ऐसा ही मिलता रहेगा, तो लोग एफडी क्यों कराएंगे? यदि आपको डर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से सब लोग पैसा कमा के जा सकते हैं, तो ये डर तो कभी आएगा। तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या करते हैं? बाई एंड होल्ड। बाई एंड होल्ड तो आप और हम सब करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर वो सब एक ही काम करते हैं, बाई एंड होल्ड, यानी कि दो चीज का इंतजार करते हैं, या तो हम बुल मार्केट में होते हैं या बुल मार्केट का इंतजार कर रहे होते हैं। आशीष सर ने क्या कहा? डबल होने का वेट करना है, लेकिन कब तक? जब तक डबल नहीं हो जाए, यानी कि या तो वो डबल हो चुका होता है या फिर वेट कर रहे होते हैं कि कब पैसा डबल होगा, यानी कि बुल मार्केट आने का वेट कर रहे होते हैं। क्या आप में इतना पेशेंस है? बहुत इजी है दिखाना कि आपने 10 साल तक वेट किया और आपका पैसा डबल नहीं हुआ। आपके पिताजी कहेंगे कि सर 7% एफडी में मिलता है, तुम कहाँ इस चक्कर में आ गए? 1992 में मेरे साथ हुआ था और तू फिर उस चक्कर में आ गए, यही कहेंगे ना। ये बहुत मुश्किल है उस समय। आज बताइए ना, 1.5 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप यदि किसी ने 1.5 साल में इन्वेस्टमेंट किया हो, 0 रिटर्न हो, आपका इच्छा नहीं कर रही है भाग जाओ यार यहाँ से? ये तो 1.5 साल का हाल है। 7 साल तक ऐसा होगा तो, 3 साल तक ऐसा होगा तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए हेज फंड्स क्या करते हैं, चाहे बाजार तेजी का हो या मंदी का हो, वो पैसा कमाते हैं। क्या हम वो कर सकते हैं? हम में से कई लोग डेरिवेटिव की ऑप्शन की बात करते हैं, लेकिन वो करते हैं 0-0 ट्रेड। क्या करते हैं? 0-0 ट्रेड, या फिर हमें पैसा डबल हो जाए। लेकिन आप एक बात सोचिए, यदि कोई स्टॉक 100 रुपए है और डे वन जिस दिन सीरीज ओपन होता है उस दिन उसमें प्रीमियम चल रहा होता है, कॉल और पुट में कितना प्रीमियम चल रहा होता है? लगभग 4-5% का प्रीमियम चल रहा होता है। ये 4% कौन अर्न करता है? एक्सपर्ट अर्न करते हैं, यानी कि हेज फंड्स अर्न करते हैं। जरा सोचिए, यदि 4% भी माने तो साल का 45-50% रिटर्न यहाँ जनरेट हो सकता है यदि हम इस 4% को अर्न करना सीख लें तो। लेकिन कितने लोग अर्न कर पाते हैं? बहुत कम लोग। हम वैसा सोचते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं? सेंसेक्स ने 17% रिटर्न दिया, हमें 17 मिलेगा लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में तो ना आप होंगे ना मैं होऊंगा, हम होंगे, सिर्फ हमारी बातें होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट पे विचार करना चाहिए, जैसा कि AIF है, वहाँ लॉन्ग शॉर्ट यूज करते हैं वर्ड, और इसी तरह का ऐसा प्रोडक्ट स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, यानी कि आपके और हमारे लिए लेके आए हैं सही अभी, जिसे कहते हैं SIF। और जितने भी SIF आ रहे हैं उसमें एक ही नाम आ रहा है, SIF इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इक्विटी X100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, यानी कि जितने भी SIF आएंगे उसमें लॉन्ग शॉर्ट आएगा। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव प्रोडक्ट है और ऐसे समय पर भी आपको रिटर्न देंगे जब बाजार में रिटर्न नहीं आएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब लेस वॉलेटिलिटी के साथ में वो आपको रिटर्न देने वाले हैं। तो इस प्रोडक्ट एसेट क्लास को आप इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि इस एसेट क्लास को एज ए डिफेंसिव प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा कि लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में भी हम बेटर, मेरा तो ये मानना है कि 24 महीने प्लस के लिए ये प्रोडक्ट है। और सबसे खास बात,
एआईएफ में इस तरह के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वहाँ टैक्स लगता है 30-40% के आसपास। ये पहली बार से भी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एसआईएफ लेके आई है विद म्यूचुअल फंड टैक्सेशन। यानी कि हमारे पीछे से जितना भी फंड मैनेजर काम करेगा उस पर टैक्सेशन क्या लगेगा? म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का मतलब 12.5% और 20%। जब तक सेबी या गवर्नमेंट इस पे म्यूचुअल फंड टैक्सेशन दे रही है तब तक तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तक सिर्फ और सिर्फ एआईएफ में हुआ करते थे जिनकी मिनिमम टिकट साइज होती थी 1 करोड़ रुपए। ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुए 10 लाख रुपए से। तो इनको इग्नोर मत कीजिए। अभी हो सकता है कि हमें नॉलेज कम हो, लेकिन मैं इसको बहुत डीपली स्टडी कर रहा हूँ और शायद मैंने 3-4 वीडियो भी इससे रिलेटेड बनाए हैं। आप उनको देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। जरा सोचिए कि 100 रुपए का कोई स्टॉक आपने लिया, उसका कॉल बेचा 4 रुपए में और उसका पुट बाई किया 2 रुपए में। नेट क्रेडिट 1% के आसपास क्रेडिट हो। यदि ये नेट क्रेडिट 1% की भी हम जनरेट करते रहें तो साल का 12% रिटर्न जनरेट हो सकता है। और इतना ही हमें रिटर्न जनरेट करना है 8 से 15% के आसपास और लेस वॉलेटिलिटी के साथ में। ये पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ एसआईएफ में। तो अब मैं आपको 2 ही मैसेज देके जा रहा हूँ। नंबर 1 बात, स्मॉल इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर, डे ट्रेडर, ये सब बनने के साथ साथ आईपीओ इन्वेस्टर बने और ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करें। फिर चाहे लिंक्ड एफडी के थ्रू करें तो पापा भी हैप्पी, पापा भी कहेंगे ठीक है मेरी एफडी यूज कर ले, तोड़ना मत, और साथ में आप एडिशनल 5-7% रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और नंबर दूसरा, एसआईएफ, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देना चालू करें। मुझे लगता है ये सेशन ओवरऑल आपको अच्छा लगेगा। मेरा सेशन सीरियस जरूर था लेकिन टू द पॉइंट था। जो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, जो मैसेज देना चाहता हूँ वो मैंने आपको मैसेज दिया है।